हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परसम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में मैं दिलीप पुरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ख़त्म करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न। सो फाइनली आज हमारा चैप्टर इमरजेंसी प्रोविज़न कवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो लास्ट टॉपिक बचा है वो फाइनेंशियल इमरजेंसीज। वी हैव कवर्ड दी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फिर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी भी हम कवर कर चुके हैं और आज फाइनली हम ख़त्म करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। छोटा सा टॉपिक है, मिलता जुलता टॉपिक है, बहुत सारे पॉइंट्स पहले से कनेक्टेड है। तो पहले के दो जो हैं वो अच्छे से पढ़ लें ताकि फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ने में आपको कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, अदरवाइज प्रोविजंस ऑलमोस्ट करीब करीब सेम है। सो लेट्स स्टार्ट दी क्लास। अब दो क्वेश्चन ले लिया अपने पेन, तो आज दो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक पुराना क्वेश्चन पुराने टॉपिक से रिलेटेड जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड, मतलब नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, और एक आज वाली क्लास से रिलेटेड। तो दोनों का जवाब आपको देना है अगर आता है तो। इफ़ दी, ये तो आना ही चाहिए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, पर ये नहीं, ये भी आना चाहिए। नहीं आता तो अभी अपन को आ जाएगा। क्लियर है? सो इफ द अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हाउ लॉन्ग इट विल बी इफेक्टिव। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि दोनों हाउसेज जब अप्रूव कर देते हैं, हमें पता है कि सारी इमरजेंसी प्रोक्लेम तो प्रेसिडेंट कर देंगे, लेकिन इसको अप्रूवल चाहिए किसका? हमारे बोथ दी हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का। तो नेशनल इमरजेंसी जो कि अंडर आर्टिकल 352 है, उसको जब प्रोक्लेम कर दिया जाता है एंड हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेज, हाउ लॉन्ग इट विल बी इफेक्टिव। प्रोक्लेम कर दिया, दोनों हाउस से इसको अप्रूवल मिल गया, अब कितने टाइम तक के लिए ये नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी विदाउट एनी ब्रेक। तो आपको एक ये आंसर बताना है। एंड सिमिलरली इफ अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हाउ लॉन्ग इट विल बी इफेक्टिव। और ये वाली कब तक है, ये कब तक इफेक्टिव रहेगी, हमारे को ये बताना है। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको आंसर्स में कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए आज का टॉपिक फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब आर्थिक संकट की वजह से जो हमारी इमरजेंसी है उसे बोलते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जब भी हमारा देश किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में होगा, जब किसी आर्थिक संकट में होगा, हम बैंकरप्ट हो रहे होंगे, या हमारे इंटरनेशनल लोन्स जो हमने लिए हैं वो हम नहीं पे ऑफ कर पा रहे हैं, या कोई भी ऐसे संकट हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, या जैसे अभी कोरोना टाइम्स में हमारे को पैसे की ज़रूरत थी, हमारा पूरा देश का पैसा रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे थे टूवर्ड्स, या हमें डायरेक्ट करने थे टूवर्ड्स मेडिकल रिसोर्सेज, हेल्थ फैसिलिटीज़। तो हम एक क्राइसिस में थे जब हमारे को बाकी सारी चीज़ें मीट आउट करना, बाकी जो देश के खर्चे होते हैं वो मीट आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है या पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, और उस क्राइसिस में जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसे बोलती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। थैंकफुली इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, लेकिन वी हैव सम प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे पास कुछ प्रोविजंस है तो उनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। सो आर्टिकल नंबर 360, 352, 4 का फर्क है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे मुख्य आदमी इमरजेंसी की जब भी अपन बात करेंगे तो सबसे मुख्य आदमी कौन है? प्रेसिडेंट। आज की तारीख में कौन है? रामनाथ कोविंद साहब। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है जो डिसाइड करेंगे, या जो कभी भी कोई इमरजेंसी लगानी तो सबसे पहली जरूरत कैसी पड़ेगी, किसकी पड़ेगी? रामनाथ कोविंद साहब की, या जो भी तब के प्रेसिडेंट होंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये बीमार है तो हम हमारा इमरजेंसी नहीं लगा पाएंगे, उसके अलग प्रोविजंस होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सबसे मुख्य आदमी है। सो इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन ड्यू टू विच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेंड, तो किसी भी एरिया में या पूरी कंट्री में इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट, किसी भी तरीके का कोई क्राइसिस हो रहा है, क्रंच हो रहा है फाइनेंशियल, तो उस केस में प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं ऐसा हो रहा है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं या प्रोक्लेम कर सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 360। ही शी कैन डिक्लेयर दी फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जनरली करते किसके एड पे है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। खुद सेटिस्फाई, प्रोविजन में तो ये दिया गया कि प्रेसिडेंट को लगता है तो वो बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं उनकी पावर्स में। लेकिन ये काम जनरली अगर आपको कहते हैं बिहाइंड दी कर्टेन्स अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट साहब काम किसके लिए करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के बेसिस पे ही काम करते हैं, उनकी एडवाइस और एड पे ही काम करते हैं। सो अगर हमें इमरजेंसी लगानी भी है और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लगता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को लगता है कि देयर इज अ नीड फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी,
तो वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट साहब को, एंड देन इन टर्न प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेम करेंगे हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट साहब वैसे एक नॉमिनल बॉडी है, रियल जो पावर है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंट साहब सिर्फ नॉमिनल काम करते हैं, पर अगर वो खुद भी चाहते हैं लगाना, सेटिस्फाई होते तो वो लगा सकते हैं, लेकिन जनरली वो लगाते कैसे हैं? ऑन एडवाइस एंड एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? अच्छा, 38th अमेंडमेंट 1975 जो कि इमरजेंसी, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी, इंटरनल इमरजेंसी लगी थी हमारी इंदिरा गांधी द्वारा, 1975 में मेड सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फाइनल एंड कंक्लूसिव, ये बोल दिया गया था फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी। प्रेसिडेंट रूल के लिए भी अगर आपको याद हो, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि 38th अमेंडमेंट 1975 में जो आया था, उससे क्या किया गया था कि प्रेसिडेंट साहब को जब भी लगता है कि इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी चाहिए वो कर सकते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन फुल एंड फाइनल है। उसके बाद कोर्ट का रिव्यू भी उस पर नहीं लगेगा, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में भी वो नहीं आएगा। सिर्फ प्रेसिडेंट साहब को लगा अगर इमरजेंसी लगानी है तो वो लगा सकते हैं, इट वुड बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड कंक्लूसिव, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी किया गया था 38 अमेंडमेंट के द्वारा कि भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अगर प्रेसिडेंट साहब को लगानी है, अगर वो सेटिस्फाइड है विद द कॉजेज, विद द इफेक्ट्स, सारे इनको दिख रहा है कि हमारा फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, एंड इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, हिज वर्ड विल बी टेकन एज फाइनल एंड कंक्लूसिव। फाइनल और कंक्लूसिव वर्ड किसका हो जाएगा? प्रेसिडेंट साहब का। लेकिन जैसा 44th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट रूल के लिए हुआ था, वैसे ही इसके लिए साथ भी हुआ 44th अमेंडमेंट 1978 में। दिस वॉज टेकन ऑफ एंड इट वॉज ब्रॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को आप बाहर नहीं निकाल सकेंगे, ये 44th अमेंडमेंट से लाया गया और ये वाला प्रोविजन वापस टेक ऑफ कर दिया गया कि प्रेसिडेंट का जो वर्ड है या से है वुड बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड कंक्लूसिव। तो हमेशा कुछ भी इमरजेंसी लगेगी वुड बी अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में होगी, वो कोर्ट्स के परव्यू में होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? किससे हुआ ये? 44th अमेंडमेंट। पहले भी जुडिशियल रिव्यू में आती थी, के स्कोप में आती थी ये, लेकिन 38th अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटा दिया गया था, जो कि वापस से ठीक कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के टाइम पे। क्लियर है? सो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है समझ में आया? अब क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन है इसकी? तो ऑलमोस्ट वही कहानी है जो हमने प्रेसिडेंट रूल और पहले पढ़ी है, वैसी ही कहानी है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। सो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो वही कहानी, 60 दिनों के अंदर अंदर प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल मिलना चाहिए बाय लोकसभा एंड बाय राज्यसभा, दोनों के दोनों उसको अप्रूव करने चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा विद इन 60 days ऑफ प्रोक्लेमेशन। 60 दिन का अगर आपका प्रोक्लेमेशन है, मतलब जब भी प्रोक्लेम करा है प्रेसिडेंट साहब ने, उसके 60 दिन के अंदर अंदर इसको अप्रूवल मिलना चाहिए थ्रू सिंपल मेजोरिटी, जो कि प्रेसिडेंट रूल में भी था। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, वो भी और देख लेते हैं अपन। So once approved by both the houses of the parliament, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked। तो इसमें एक अलग जादू है, इमरजेंसी में। वहां पे क्या था हमारे नेशनल इमरजेंसी, अगर आपको याद हो तो नेशनल इमरजेंसी वंस अप्रूव्ड विल बी रिन्यूड, या वापस से उसको रेजोल्यूशन पास होगा कंटिन्यूंस का कि भैया अप्रूवल मिलेगी कि ये आगे जारी रहे। 6 महीने के गैप में इसको बढ़ा सकते हैं फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड, कितने भी टाइम तक, ठीक है ना, जितने टाइम तक उनको करना है वो सबसे अप्रूवल के साथ इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352। फिर आया था हमारा प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 356। इसमें क्या था? इसमें भी 6 महीने के थ्रू बढ़ती थी, एंड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। कितने साल तक बढ़ सकती थी? 3 साल तक। इसके बाद भी एक साल के बाद आपको स्पेशल 2 केसेस होते थे, वो आप लोग को याद होने चाहिए। पर कुछ भी मिला के आपको 3 साल तक ही आप प्रेसिडेंट रूल बढ़ा सकते हो। नेशनल इमरजेंसी कितने भी समय तक बढ़ा सकते हो, पर 6 महीने के गैप में ही बढ़ेगी। 6 महीने बाद आपको रीअप्रूवल चाहिए होगा। सेम गोज विद प्रेसिडेंट रूल, 6 महीने के गैप में रीअप्रूवल चाहिए होगा, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू अ मैक्सिमम लाइफ ऑफ 3 years। 3 साल तक के लिए आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली टिल इट इज रिवोक्ड। इसको 6 महीने में रीअप्रूवल की जरूरत नहीं है, और ये इनडेफिनेटली चलती रहेगी, जारी रहेगी जब तक इसे रिवोक नहीं किया जाएगा या इसे वापस नहीं लिया जाएगा, कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा। तो ये प्रोक्लेमेशन, वंस द प्रोक्लेमेशन इज आउट
एंड इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ये कंटिन्यू होगी फॉर इनडेफिनिट पीरियड, जब तक इसे रिवोक नहीं किया जाए। इसमें ये 6-6 महीने वाला क्लॉज नहीं आता फाइनेंशियल इमरजेंसी में। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे डिफरेंट है कि इसमें 6-6 महीने का क्लॉज नहीं है, 6 महीने बाद आपको री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये एक बार जब अप्रूवल मिल गया तो लगातार निरंतर चलता रहेगा जब तक इसे रिवोक नहीं किया जाएगा। इससे दो चीजें इंप्लाई होती हैं, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूएशन। पढ़ लिया हमने, जो 6 महीने वाला नाटक होता है या 6 महीने वाली जो माथापोड़ी होती है वो इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है। एक बार करा निरंतर चलता रहेगा जब तक आप इसको वापस रिवोक नहीं करोगे। देयर इज नो मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे इसमें क्या था 3 साल की एक लिमिट थी कि 3 साल के बाद प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। जब तक देश पैसे से जूझ रहा है तो आपको सिंपल सी बात है तब तक आप इसको कंटिन्यू करोगे। इसमें ये तो है नहीं कि पैसे में जूझ रहा है फिर भी मैं इमरजेंसी हटाऊंगा। जब मेरे को पता है मेरा देश क्राइसिस में है, हमारे देश के पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है टू पे ऑफ आवर लोन्स, वी आर ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ बैंक्रप्सी, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू ही रहेगी जब तक हम वापस स्टेबल नहीं हो जाते, हमारी कंट्री स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है। हालांकि अभी तक तो हुई नहीं हमारे देश में। क्लियर है? सो लोकसभा डिसॉल्व। अच्छा, एक और केस, वही वापस एक और पॉइंट, अगर ये हर केस में है, आपके ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दिया, प्रोक्लेमेशन को चाहिए अप्रूवल, लेकिन अप्रूवल देने से पहले लोकसभा हो गई डिसॉल्व, लोकसभा हो गई डिसॉल्व, ठीक है, अप्रूवल देने से पहले लोकसभा क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो कैसे होगा, तो क्या होगा, जब नेक्स्ट लोकसभा आएगी रिकॉन्स्टिट्यूट लोकसभा, तो इसकी फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर इसको अप्रूवल देना है। 30 दिन के अंदर इसको अप्रूवल देना है। ये देखो, मैंने बक्सा बनाया, फिर भी इसके अंदर मैं नहीं लिख सकता, बाहर जाना ही होता है, आउट ऑफ द बॉक्स। सो अप्रूवल आपको कब मिलेगा, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम दी फर्स्ट सिटिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। पर इस दरमियान जब ये डिसॉल्व हो गई, उससे पहले राज्यसभा का अप्रूवल जरूरी है, तभी हम इसका इंतजार करेंगे आने वाली लोकसभा का, रिकॉन्स्टिट्यूट लोकसभा का, और फिर उसके 30 दिन के अंदर अप्रूवल की गुजारिश करेंगे। लेकिन अगर राज्यसभा ने अप्रूवल ही नहीं दिया तो कहानी वहीं खत्म हो गई, आगे ही नहीं बढ़ी बात। राज्यसभा का अप्रूवल इन दी मीन टाइम जरूरी है तब तक जब तक नई लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती और 30 दिन के अंदर हमें अप्रूवल नहीं देती, या फाइनेंशियल इमरजेंसी या किसी भी इमरजेंसी को अप्रूवल नहीं देती। So if the Lok Sabha is dissolved or dissolution takes place during the period of 2 months, proclamation survives until 30 days from reconstituted Lok Sabha first sitting। पहली सिटिंग के 30 दिन बाद तक आपको अप्रूवल लेना है लोकसभा से इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। क्लियर है बात? ओके, ठीक है, ये आ गया पास बाय सिंपल मेजोरिटी। क्या हो गया? पास बाय सिंपल मेजोरिटी। आपको जो ये प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल देना है दोनों हाउसेज में, वो किस तरीके से देना है, दोनों हाउस में सिंपल मेजोरिटी से पास करना है इसको, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत सिर्फ किस केस में है, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी 352। अदरवाइज दोनों केसेस में प्रेसिडेंट रूल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में हमें किसकी जरूरत है, सिंपल मेजोरिटी की बात जरूरत है। बहुत सिंपल है। वापस, नेशनल इमरजेंसी इज अ थ्रेट टू आवर कंट्री, एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर, आर्म्ड रिबेलियन, कोई मोटा खतरा है बाहर वालों की वजह से या किसी उत्पादी लोगों की वजह से, तो उस केस में हमें क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी होएगी, तभी स्पेशल कॉज है तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसको अप्रूवल देने के लिए। यहाँ पे क्या है, सिंपल मेजोरिटी की बात है कि फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हमारे कंट्री में आ सकते हैं, तब हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। सिमिलरली कुछ स्टेट्स है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव कर सकते हैं, तो उस केस में हमें प्रेसिडेंट रूल लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसा देश के समय में होगा ही होगा, हो सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको सिंपल मेजोरिटी रखते हैं, और वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए स्पेशल मेजोरिटी है नेशनल इमरजेंसी। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में बी रिवोक्ड, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है कि स्पेशल है इसलिए स्पेशल मेजोरिटी, और ये दोनों सिंपल हैं, ये प्रोसेसेस हो सकते हैं। दो फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी हमारे यहाँ पे लगी नहीं है, पर इट इज अ पार्ट एंड पार्सल, अप्स एंड डाउन हर कंट्री में आते हैं, हर देश में, हर दुनिया में आते हैं। अभी भी आपने देखा कोरोना की वजह से पूरी इकोनॉमी हमारी टूट गई,
तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी हमेशा लग सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, लेकिन अनेक कारणों की वजह से हमारे यहाँ पे लगाई नहीं जाती फाइनेंशियल इमरजेंसी भी। क्लियर है? सो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब इसमें रिवोक का जो पॉइंट है वो क्या है, इसको रिवोक कैसे करेंगे, तो वापस रिवोक करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट साहब के पास। ठीक है, राष्ट्रपति जी चाहेंगे तो वो इसको रिवोक कर देंगे, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सेम था प्रेसिडेंट रूल में, उधर भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। प्रेसिडेंट साहब जब चाहेंगे, जब कॉल ऑफ कर देंगे हमारे इमरजेंसी को, रिवोक कर देंगे दोनों में। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में क्या चाहिए आपको, ये अप्रूवल चाहिए रिवोकेशन का भी। क्लियर है? कब हमें खत्म करनी है, मतलब लोकसभा के रिवोकेशन पे, लोकसभा के रिजोल्यूशन पे भी हम रिवोक कर देते हैं उसको। मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि हमें जब प्रेसिडेंट साहब चाह रहे जब उनको करना नहीं पड़ेगा, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब लोकसभा अगर रेजोल्यूशन निकालती है कि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया जाए तो वो रिवोक कर दी जाती है। लेकिन इन दोनों केस में पार्लियामेंट्री अप्रूवल का कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तभी वो रिवोक हो सकती है। क्लियर है? इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, अब क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके फाइनेंशियल इमरजेंसी के। सो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर कैन आस्क स्टेट टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। तो अब आपको एक बात तो समझ में आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब हमारे देश में फाइनेंशियल क्रैश है, आर्थिक हमारा संतुलन बिगड़ गया, आर्थिक मदद की हमें ज़रूरत है, या आर्थिक तौर पे हम सक्षम नहीं है, हम हमारे लोन्स पे ऑफ नहीं कर पा रहे, हम देश के इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पा रहे, हमारे को जो इन्फ्लूजन करना है गवर्नमेंट को वो नहीं कर पा रही, स्टेट्स को जो पैसा देना वो नहीं दे पा रही। सो ऐसा क्राइसिस क्रंच चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या क्या होगा, सेंटर स्टेट के रिलेशन जो पैसों से रिलेटेड है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, थोड़े बहुत या फिर काफ़ी कुछ चेंज हो जाएंगे। सो दी सेंटर कैन ऑर्डर द स्टेट टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, जो चीज़ उचित है, जो चीज़ औचित्य है, जिसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, वही चीज़ें अलॉट की जाएंगी, बाकी सबको कट ऑफ कर दिया जाएगा। इस बेस पे काम करना होता है सेंटर और स्टेट को। साथ ही साथ इट कैन डायरेक्ट दैट द मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स ऑफ स्टेट, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बहुत इजीली पास हो जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी या इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स पे क्या होती है, एक रोक लग जाती है और इस पे प्रेसिडेंट की मोहर लगती है, तभी इसे पास किया जाता है, अदरवाइज इन्हें रोक दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है फॉर दी अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेंगे ये पास नहीं होंगे। तो शुड नीड प्रेसिडेंट्स असेंट, तो प्रेसिडेंट की असेंट, प्रेसिडेंट की मोहर, प्रेसिडेंट का ठप्पा लगेगा तभी ये फाइनेंशियल बिल पास होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। वाइल जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रहते हैं, जब इमरजेंसी नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, तो इनमें कोई खासा रुकावटें आती नहीं है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है? स्टेट में प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ एनी ऑल क्लास ऑफ यूनियन और स्टेट। सिमिलरली पार्लियामेंट क्या ऑर्डर दे सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी पे, अब भैया जब हमारे पास पैसा ही कम है तो हम सरकारी जो मुलाजिम है उनको पैसा बांटेंगे कैसे, सरकारी लोगों को पैसा कैसे बांटेंगे। सो क्या होता है, प्राइवेट तो वैसे ही धक्का मारने लग जाते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे ही ले ऑफ कर देते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको टाटा बाय बाय बोल देते हैं, कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, सैलरी रिडक्शन कर देते हैं। लेकिन सरकारी में जो हम लोग सोचते हैं कि सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी, परमानेंसी है, सरकार का जो फिक्स सैलरी है वो सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसा हो सकता है कि सेंटर कैन गिव ऑर्डर्स टू कट डाउन सैलरीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट एम्प्लॉयज़, यूनियन और सेंटर के स्टेट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें रिडक्शन हो सकता है, और वो सब टाइप के सरकारी मुलाजिम आ जाएंगे, उसमें सरकारी लोग सारे आ जाएंगे, उनके रिडक्शन हो सकता है, कट ऑफ हो सकती हैं सैलरीज। सो प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एनी और ऑल क्लास, किसी के भी और सबके भी, यूनियन और स्टेट के लोगों पे, सरकारी नौकरों पे या सरकारी सर्वेंट पे आप क्या कर सकते हैं, कट ऑफ सैलरीज हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, या फिर पूरी तरीके से हो सकता है आपको फ्री में भी काम करना पड़ जाए कभी। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है और दुआ कीजिए कि हो भी नहीं, क्योंकि आप सब सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं। सो दीज इंक्लूड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। साथ साथ इसमें ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी छूट जाएंगे, उनकी सैलरीज भी कटेंगी, इनफैक्ट सारे एग्जीक्यूटिव की सैलरीज कटेंगी उस टाइम पे। और इसी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे हो सकता है, हमारे जो नेता लोग हैं वो लगाते नहीं होंगे, क्योंकि कट ऑफ उनको भी सहन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, उनको थोड़ा सा मज़ा नहीं आता होगा इस चीज़ में, इसलिए वो फाइनेंशियल इमरजेंसी
लगाते नहीं है। खैर अच्छी बात है, नहीं लगाते तो हमारे देश के लिए अच्छा ही है कि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी न लगी है न कभी लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी तो नहीं बोल सकते, पर अभी तक तो नहीं लगी है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1991। और अभी एक कोरोना के जो सर्कमस्टांसेस थे तब ये ज़रूर कहा जा रहा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। सिमिलरली 1991 में भी हमारे जब हम बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, हमारे जो भी देश के फंड्स थे, कंसोलिडेटेड फंड्स थे, जितने भी फंड्स थे हमारे, वो सब बिल्कुल ख़त्म होने थे। और आई गेस 1 या 2 हफ्ते का टाइम ही बचा था हमारी सरकारों के पास कि वो हमारे देश को चला सकते हैं। और उसी टाइम कुछ गड़बड़ियाँ भी आउट हुई हमारे सिस्टम में, और फिर थैंकफुली ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन वाली जो पॉलिसीज़ अपनाई गई बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस टाइम के लोगों के द्वारा, उससे हमारा देश उनसे उबर पाया। अदरवाइज वी वर इन अ वेरी सीरियस क्रंच इन 1991, जब हमारे बिल्कुल ऐसा बोला जाता है कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमारा देश पूरा बैंकरप्ट होने वाला था। तब हमारे यहाँ पे ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई जिससे हमारा देश बच गया। क्लियर है? सो इसी के बारे में एच.एन. कुंजरू साहब जो थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक इंसान थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने इसके लिए क्या बोला, मेंबर ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि सेंटर स्टेट को बोल सकती है कि कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी लगाएं, जो चीज़ ज़रूरी हो, बिल्कुल ज़रूरी हो उसी को खर्च करें, अदरवाइज सब कट ऑफ कर दें। सेंटर चाहे तो सब जगहों की सैलरीज काट सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की, स्टाफ की, सरकारी मुलाजिम जितने भी हैं सारे के सारे सरकारी लोग। सिमिलरली मनी बिल, फाइनेंशियल बिल जो स्टेट के हैं वो प्रेसिडेंट कंसेंट असेंट के बाद ही पास होंगे, अदरवाइज वो पास नहीं होंगे। तो सेंटर क्या होता है, बहुत सारी पावर सेंटर के पास आ जाती हैं और स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। स्टेट खुद डिसीजन नहीं ले पाता, स्टेट बंद जाता है। पैसे से रिलेटेड सारा देश चलता है किससे, या दुनिया में कोई भी चीज़ चलती कैसी है, चलती है पैसे द्वारा। और जब हमने किसी के पैसे पे रोक लगा दी या पैसे पे हमने उसके हाथ बांध लिए पैसा खर्च करने में, तो कहीं ना कहीं हमारा देश का सिस्टम डगमगा जाएगा, फेडरल सिस्टम डगमगा जाएगा। और इसी को थ्रेट असेस करते हुए एच.एन. कुंजरू साहब ने क्या कहा, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन पोज अ सीरियस थ्रेट टू स्टेट ऑटोनॉमी। स्टेट की जो ऑटोनॉमी है, जो उनकी खुद की पावर्स है, पैसे को यूज करने से रिलेटेड फाइनेंशियल पावर्स है, वो सब थ्रेट में आ जाती हैं इस प्रोविजन द्वारा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन या आर्टिकल के द्वारा ये थ्रेट पे आ जाएंगी। सो ही वॉज क्रिटिसाइजिंग बेसिकली द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आगे अभी हम और पढ़ेंगे, और भी क्रिटिसिज्म आए इसके। सो इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसके एवज में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा, दिस आर्टिकल फॉलोज नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 ऑफ यूएसए, gave similar power to the president of USA to remove financial and economical difficulties that had overtaken American people as a result of Great Depression। 1929 में if I'm not wrong ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, जब हम देश आज़ाद भी नहीं हुए थे। तो आप देखिए अमेरिका तब देश बन चुका था, तब उसकी इकोनॉमी बूम करके वापस डूबने पे आ गई थी, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। सो एज अ कंट्री अमेरिका बहुत पुरानी है, पर वी आर अ वेरी न्यू कंट्री। लेकिन हम एज अ सिविलाइजेशन वी आर अ वेरी ओल्ड कंट्री, वी आर वेरी ओल्ड प्लेस जहाँ पे हमारे यहाँ पे सिविलाइजेशन है। तो 1929 में तो यहाँ पे डिप्रेशन आ गया था, मतलब इकोनॉमी जो थी इस देश की इस लेवल पे पहुँच गई थी कि उसके बाद वो डिप्रेशन में भी आ गई। क्लियर है बात, सब कुछ हो चुका था वहाँ पे। तो उसको रिकवर करने के लिए एक नेशनल रिकवरी एक्ट निकाला गया 1933 में। 1929 से लेकर 1933 के पीरियड में डिप्रेशन का पीरियड रहा था अमेरिका में, तो तब नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ 1933 निकाला गया यूएसए में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वापस रिकवर किया गया। और वो क्या है, वो जो एक्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस के द्वारा। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन है उससे मिलता जुलता एक्ट है। सो बेसिकली इंस्पायर्ड जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, वो हुए हैं नेशनल रिकवरी एक्ट 1933, जो कि उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट को पावर देते थे, यही वाली जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स है वो ही पावर्स देते थे नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 यूएसए के प्रेसिडेंट को। और उससे हुआ क्या कि उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस कंट्री की वापस आ गई। तो इससे प्रभावित होकर अंबेडकर साहब ने इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करा कि कभी हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, इफ वी फेस सम काइंड ऑफ डिप्रेशन या बैंकरप्सी या फाइनेंशियल क्राइसिस, तो हमारे पास भी ऐसी पावर होनी चाहिए टू लिफ्ट आवर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही है? तो उसके प्रोविजन बनाए गए और उस प्रोविजन को बोला गया हमारा फाइनेंशियल प्रोविजन, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। सो इट रिजेंबल्स नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 ऑफ यूएसए
विच गेव पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए टू रिमूव फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज। तो जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी उससे उबर पाने में मदद करी इस एक्ट ने, और इसी से इंस्पायर होके हमने अंबेडकर साहब ने इसे इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं, चांसेस वर इन 1991 और अभी रिसेंटली पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक जो है, तब ऐसी सिचुएशन बनी है जब हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की बातें चली, लेकिन थैंकफुली लगी नहीं, दोनों टाइम में ही वी एस्केप्ड इट। क्लियर है? पर हाँ, अगर कोविड आगे बढ़ता है तो वी कैन ऑलवेज फेस इट। अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं भाई, क्या क्या क्रिटिसिज्म आया इसका। सो द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड एंड द यूनियन विल बिकम ऑल पावरफुल। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी या कोई सी भी इमरजेंसी लगी तो वो तो इमरजेंसी का पार्ट ही है। जब भी इमरजेंसी लगेगी सेंटर पावरफुल हो जाएगा, यूनियन पावरफुल हो जाएगी और स्टेट की ऑटोनॉमी चल जाएगी। सो ये क्रिटिसिज्म है इमरजेंसी का। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, इसको हटा देना। इस सारे टाइप की इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम, क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसीज। क्लियर है? तो सारी इमरजेंसी के टाइम में क्या होगा, यूनियन पावरफुल हो जाएगी और स्टेट की ऑटोनॉमी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो यूनियन बिकम्स पावरफुल और फेडरल सिस्टम को हो जाता है टाटा बाय बाय। हमारा फेडरल सिस्टम, फेडरल कैरेक्टर को छुट्टी मिल जाती है उस टाइम और हम यूनिटरी हो जाते हैं। क्लियर है? बट मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। Similarly, the powers of the state, both the union and units, will entirely be concentrated in the hands of union executive. सारी पावर किसके पास चलेगी? यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास चलेगी। द प्रेसिडेंट विल बिकम अ डिक्टेटर। अब इस केस में इसे ऐसा देखा गया, इसे इस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया कि प्रेसिडेंट साहब डिक्टेटर की तरह बिहेव कर सकते हैं, टोटलेरियन सिस्टम बन सकता है कि उनका मन करेगा तो इमरजेंसी लगाएंगे और सारी पावर्स अपने ऊपर खींच लेंगे। डिक्टेटर का क्या पावर होती है? डिक्टेटर जैसा चाहता है वैसे देश को चला सकता है, अपने राज को चला सकता है। तो सिमिलरली इतनी सारी पावर्स हमने प्रेसिडेंट साहब को दे दी है या इमरजेंसी में दे दी है, इमरजेंसी प्रोविजन दे दिए हैं, तो उनको जब भी ऐसा लगेगा वो क्या करेंगे, ही विल एक्सरसाइज हिज ऑप्शन एंड ही विल एक्ट एज अ डिक्टेटर। फिर वो अपने हिसाब से सारा कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल तो चलता ही प्रेसिडेंट के हिसाब से है। सिमिलरली फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी किसको है पावर? प्रेसिडेंट साहब को बहुत सारी पावर है, तो वो जब चाहें उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने तरीके से देश को मोल्ड कर सकते हैं, देश को चला सकते हैं उस दरमियान। तो ही मे एक्ट एज अ डिक्टेटर। इसका ये क्रिटिसिज्म हुआ, पर ये क्रिटिसिज्म है, जरूरी नहीं है ऐसा हो और ऐसा होता भी नहीं है जनरली। ये जरूरत भी है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश को संभालेगा कौन? फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो आप घर से आके तो संभालोगे नहीं देश को, आप अपना घर संभालोगे ना, पूरे देश को कौन संभालेगा? तो कोई ना कोई लीडर, कोई ना कोई हमारे पास पावर होनी चाहिए। तो इट इज वेरी एप्ट कि सारी पावर्स कहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है? यूनियन के पास ट्रांसफर हो जाती है, प्रोवाइडेड उसका यूज अच्छी तरीके से हो रहा हो या मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ इन इमरजेंसीज के प्रोविजन का यूज नहीं हो रहा हो। द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी नलिफाइड। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी नलिफाइड, ये क्रिटिसाइज किया गया। बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट की नलिफाई हो जाएंगी। आप खुद सोचें, अगर नहीं होंगी, स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी रहेगी तो हर स्टेट अपने हिसाब से खर्चा करेगी, हर स्टेट अपने कंसोलिडेटेड फंड्स को अपनी तरीके से यूज करेगी। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको तो पूरे देश का सोचना है ना, एक एक स्टेट का थोड़ी सोचना है, उनको पूरे देश का एक साथ सोचना है। तो उसके लिए मजबूरी हो जाती है कि हम उनको बोलें कि भैया अब आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, आपको प्रेसिडेंट की परमिशन पहले चाहिए, फिर ही आप बाकी सब काम कर सकते हो। सो इट इज़ नेसेसरी कि हमें यूनिटरी बिहेव करना है, हमारे को फेडरल स्ट्रक्चर तब छोड़ना है, कैरेक्टर छोड़ना है, नहीं तो हम इमरजेंसी से ऊपर नहीं आ पाएंगे या ऐसी सिचुएशन से ऊपर नहीं आ पाएंगे। क्लियर है बात? फंडामेंटल राइट्स विल बिकम मीनिंगलेस। अच्छा, इसमें एक और दिक्कत क्या आती है भैया, जब हमारे नेशनल इमरजेंसीज लगती हैं तो हमारे क्या प्रॉब्लम है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन बिकम मीनिंगलेस। हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स, दो विद सम एक्सेप्शंस, हमारे सारे फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं एक सिटीजन के। तो ये क्रिटिसिज्म है, लेकिन आप खुद समझिए कि नेशनल इमरजेंसी लगेगी जब हमारे पास एक्सटर्नल अग्रेशन है, हमारे यहाँ वॉर सिचुएशन हो रही है, अंदर उत्पार आर्म्ड रिवेलियन हो रहा है, तो तब फंडामेंटल राइट रह के भी हम क्या कर लेंगे? क्लियर है बात? सो हमें उस वक्त फंडामेंटल राइट्स हटाने पड़ेंगे और सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी इमरजेंसी या सिचुएशन को, ऐसी सिचुएशन को, ग्रेव सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सो क्रिटिसिज्म है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया इन लोगों ने, सिर्फ क्रिटिसिज्म किया है कि भैया ये इसमें बुराई हो सकती है, पर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन है क्या? नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यही होना है। सो एंड एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेसी फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड। डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स खत्म हो गए, हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए,
तो इसका क्रिटिसिज्म ये मिला कि भैया फिर हमारी डेमोक्रेसी ही कहाँ रही, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल दी क्रिटिसिज्म। और भी है। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले लोग जो उस समय क्या होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑलमोस्ट 3 साल। सो उधर क्या हुआ, उस टाइम में प्रोविजन लिख दिए गए, सारे आर्टिकल्स लिख दिए गए, फिर उस पर बहस हुई, सभाएं हुई उस पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे हर कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर ने उसके ऊपर डिस्कशन किया। डिस्कशन के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, नहीं कि वोट के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सो वहाँ पे हर किसी ने डिस्कशन दिया, हर किसी ने अपनी ओपिनियन दी, किसी ने फेवर करा, किसी ने क्रिटिसाइज किया, कोई अगेंस्ट गया, कोई फॉर गया। क्लियर है? तो इसी तरह इसके कुछ फॉर और अगेंस्ट है। एच.वी. कामन साहब ने क्या बोला, वी आर सीकिंग टू ले अ फाउंडेशन ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, पुलिस स्टेट, अपोज टू ऑल आइडियल्स वी आर ट्राइंग टू ले डाउन इन दी रिसेंट टाइम्स। जो भी उस दरमियान हम फाउंडेशन रख रहे थे कि हम डेमोक्रेटिक होंगे, हम हमारी लिबर्टी देंगे, हम फ्रेटर्निटी लगाएंगे, हम फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये जो हमारे आइडियल्स थे, इनको सबको क्या हो रहा है, ये सब खत्म होंगे अगर हम ऐसी इमरजेंसी के प्रोविजन रखेंगे। सो बेसिकली ही वॉज क्रिटिसाइजिंग दी इमरजेंसी प्रोविजन। वो बोल रहे थे ऐसा करने से हमारे यहाँ पे एक टोटलियन स्टेट बन जाएगी, एक पुलिस स्टेट बन जाएगी, क्योंकि सारी पावर कहाँ चलेगी, प्रेसिडेंट या सेंटर के पास चलेगी। अब वो जैसे चाहेंगे अपने देश को चलाएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर खत्म, डेमोक्रेसी खत्म, फंडामेंटल राइट्स खत्म, सब खत्म, तो टोटलियन वाली स्टेट आ जाएगी। इसी से बचने के लिए तो हम डेमोक्रेसी क्रिएट कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, हम वापस इन सबको टाटा बाय बाय बोल के हम एक टोटलियन, एक पुलिस स्टेट बना रहे हैं, एक दादागिरी वाली स्टेट बना रहे हैं, डिक्टेटर स्टेट बना रहे हैं। तो सेंटर का जैसे मन करेगा, प्रेसिडेंट का जैसे मन करेगा, वो हमारे देश को वैसे चलाएगा। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म था। सिमिलरली केटी शाह ने क्या बोला, इसके पीछे 2 अंडरलाइंग इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स हैं। ये जो हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें 2 चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, और पीछे बैकग्राउंड में आपको समझना पड़ेगा कि इससे वी आर आर्मिंग द सेंटर विद स्पेशल पावर्स अगेंस्ट यूनिट्स। तो हम सेंटर को पावरफुल बना रहे हैं, स्पेशल पावर्स दे रहे हैं अगेंस्ट यूनिट्स, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल हम सेंटर को बना रहे हैं। तो हमारा स्टेट कभी भी जुड़ा, हमारी कंट्री कभी भी जुड़ी हुई नहीं रह पाएगी, इधर कहीं ना कहीं विरोध होता रहेगा। सिमिलरली टू आर्म दी गवर्नमेंट अगेंस्ट पीपल। अब गवर्नमेंट को हमने इतनी ताकत दे दी कि हमारी आम जनता तो रो रही है, फिर हम कैसे आज़ाद रहेंगे। हमारे देश की परेशानी क्या थी कि अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, और हमारी जो आम जनता थी वो त्रस्त हो रही थी, वो एक्सप्लॉइट हो रही थी, उनका पूरी तरीके से शोषण हो रहा था। तो इस प्रोविजन देने से भी तो यही हो रहा है, हम सारी पावर तो दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उनसे फंडामेंटल राइट छीन लो सिटीजन से, फाइनेंशियल क्राइसिस में उनको कोई भी पैसा आप मत दो, सरकारी जो लोग हैं, जो बेसिकली सरकारी नौकर हैं, सर्वेंट हैं, उनके रिडक्शन ऑफ सैलरीज कर दो। सब तरीके के प्रोविजन जो हम लागू कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, इट इज़ अगेंस्ट द पीपल एंड इट इज़ मेकिंग द गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द पीपल। तो वापस सरकार स्ट्रॉन्ग हो रही है। बस पहले अंग्रेज हुआ करते थे, अब क्या हो गया, अब हमारी खुद की सरकार हो गई, तो स्ट्रॉन्ग तो वही हो रहा है, आम जनता तो अभी भी आम ही खा रही है। क्लियर है बात? इट सीम्स लिबर्टी और डेमोक्रेसी विल बी फॉर नेम सेक ओनली। हम डाल तो रहे हैं, लिबर्टी है, आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, ये सब चीज़ें, सॉरी लोकतंत्र है, पर ये सब क्या है, सिर्फ नाम के लिए। असली में तो ये क्या चल रहा है, टोटलियन या पुलिस स्टेट ही क्रिएट कर रहे हैं, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, लोगों को कमज़ोर बना रहे हैं। क्लियर है? इसके कुछ प्रोटैगोनिस्ट भी थे जो इनके फेवर में थे, जैसे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, महावीर त्यागी। इन लोगों ने बोला इट इज़ सेफ्टी वैल्यू, इट इज़ अ लाइफ ब्रेथ। ज़रूरी है, ये बेसिकली सही बात है कि इन सब की ज़रूरत भी है, क्योंकि इनको आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यूज़ नहीं करोगे, जब आपके इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस होंगे तभी इसको यूज़ करोगे। ये ऐसा इन लोगों का मानना था, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ है, जैसा कि हमने प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ा था कि वी हैव यूज्ड इट ऑलमोस्ट 125 टाइम्स, और रादर मोर देन 125 टाइम्स, व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज फॉर द अनफेयर यूजेस। तो इसका हमने बहुत दुरुपयोग भी किया है, लेकिन वापस टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, इट वॉज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि हमारे देश को एक करके हमें चलना है, यूनिटी हमें मेंटेन करनी है, यूनिफाइड दिखाना है। सो इट विल एक्ट एज अ सेफ्टी वैल्यू कि भैया ऐसी सिचुएशन आ गई तो वील रिजॉर्ट टू व्हाट, हम क्या करेंगे भाई। मान लो अगर फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया हमारी कंट्री में, तो कहाँ पे जाएंगे लोग, हमारे वॉर हो गई, अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, तो लोग कैसे, कौन कंट्रोल करेगा, कौन डायरेक्शन देगा। सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सो इट एक्ट्स एज अ सेंटर, सेफ्टी वैल्यू एंड अ लाइफ ब्रेथ टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी इसके लिए क्या बोला, मैं पूरी तरीके से मानता हूं, आई डू नॉट ऑल टुगेदर डिनाई दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज और एम्प्लॉयमेंट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। उन्होंने बोला ये प्रोविजन बिल्कुल सही है कि इनमें इतनी पावर है, इन प्रोविजंस में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज, इसका शोषण हो और इसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए पार्टीज या कोई मंत्री यूज करे। और ये ही अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में काफ़ी समय हुआ है और हम देखते हुए आए हैं कि हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो इसको, इन चीज़ों को और दूसरी चीज़ों का भी फ़ायदा कैसे उठाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। क्लियर है? सो ऑन दिस नोट वील एंड विद दिस क्लास। और इमरजेंसी प्रोविजन चैप्टर का जो पार्ट है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 जो आपकी बुक का है उस पर आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।